चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी हमें मुकेश जी ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कई सारी कहानी शेयर कर रखी थी। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मुकेश है और आज जो ये घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये घटना मेरे नाना जी के साथ घटी थी और ये घटना आज से कम 35 साल पुरानी है। हुआ कुछ ऐसा था कि हम जिस गांव में रहते थे, उस गांव से थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी फैक्ट्री हुआ करती थी। मेरे नाना जी उस फैक्ट्री में मैनेजर थे। पगार बांटना, काम देखना, ये सारी जिम्मेदारियां मेरे नाना जी को सौंप दी गई थी। इसीलिए अक्सर ऐसा होता था कि जब भी वो काम से लौटते थे तो उन्हें शाम के 8 बज जाते थे और उस समय रात के 8 बज जाना यानी कि बहुत लेट माना जाता था। वैसे तो आज भी गांव में ठंडी के महीने में ऐसा होता है कि जब भी ठंडी पड़ने लगती है, सूरज डूबने के कुछ ही देर के बाद सभी लोग अपने अपने घर पर अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। उसी समय भी ऐसे ही कुछ था। ठंडियों का महीना था। सूरज डूबते ही घना कोहरा चारों ओर छा जाता था और अंधेरा तो पूछो ही मत। नाना जी के पास उस समय गाड़ी हुआ करती थी। नाना जी सब काम खत्म करके अपनी गाड़ी से हमारे घर पर आया करते थे और उस जमाने में मेरे नाना जी गांव के सबसे अमीर आदमी थे, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ हम ही लोग ऐसे थे जिनके पास खुद की गाड़ी थी। नाना जी बताते हैं कि वो दिन उन्हें काम से छूटने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था। लगभग 8 बजे तो उन्हें अपनी ऑफिस बंद करके निकलना पड़ा था। रास्ते में जब वो आ रहे थे तब उनके दोस्त ने उनसे कहा कि आज मेरे घर पर बहुत सारा मटन आया हुआ है। दरअसल उनका दोस्त चिकन मटन बहुत खाता था और वैसे आप तो सभी लोग जानते होंगे कि गांव में चिकन मटन उस ज़माने में ख़रीदना नहीं पड़ता था। लोग अपने अपने घर पर बकरी, बकरा, मुर्गियां ये सब पाल कर रखते थे। उसने नाना जी से कहा, एक काम कर, मेरे घर पर चल, बहुत सारा मटन रखा हुआ है, तू ले लेना और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाना। हालांकि नाना जी ने मना भी किया, लेकिन वो जिद करने लगा। नाना जी जब उसके घर पर गए तब पता ही नहीं चला कब रात के 10 बज गए। बातों बातों में समय इतना जल्दी चले गया कि उन्हें यही होश नहीं था कि मुझे घर भी पहुंचना है। जब नाना जी उसके घर से निकले तो अपनी घड़ी में टाइम देखा कि 10 बज चुके हैं। अगर मैं लंबे रास्ते से जाऊंगा तो मुझे पहुंचने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। इसीलिए जो शॉर्टकट रास्ता था और वो रास्ता जंगल के बीच में से होकर गुजरता था, उन्होंने सोचा कि मैं वही रास्ता ले लेता हूँ। जहाँ तक मैंने नाना जी से कहानी सुना था तो नाना जी का ये कहना था कि उस जमाने में भी हमारे गांव में भूत, प्रेत, चुड़ैल के बारे में ना कोई बात करता था, ना कभी किसी ने उसे देखा था और इसीलिए शायद लोग हमारे गांव के इन सब बातों पर विश्वास भी नहीं करते थे। जब नाना जी अपनी गाड़ी लेकर उस जंगल के बीच में से निकलने लगे तब आधे जंगल के बीच में उन्होंने एक औरत को बैठा हुआ देखा। उस औरत के हाथ में एक बच्चा भी था। नाना जी उसे देखकर तुरंत अपनी गाड़ी रोक दिए और गाड़ी से बाहर ठिठुरते हुए निकले। ठंड अब दुगनी हो चुकी थी। नाना जी को लगा क्या पता कोई आसपास की रहने वाली होगी और हो सकता है कि घर में से लड़ाई झगड़ा कर कर भाग कर यहाँ पर आ गई है। नाना जी उसके पास गए, उससे कहने लगे, आप कौन हो, कहाँ से हो? उसने नाना जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जो उसके हाथ में छोटा सा बच्चा था, नाना जी को लगा कि वो जिंदा है, लेकिन वो बच्चा मर चुका था। यही नहीं बल्कि मर के अकड़ चुका था। नाना जी को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा। उन्होंने उस औरत से पूछा, अरे इतनी ठंड में इस बच्चे को ऐसा खुला रखी है और ये तो मर चुका है। नाना जी बहुत ज्यादा परेशान थे उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर। उस औरत ने सर पे बड़ा सा घूंघट ओढ़ रखा था, जिस वजह से उसकी शक्ल देख पाना नामुमकिन था। नाना जी उससे इतनी बात कर रहे थे, लेकिन वो उनके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। बस अपनी मुंडी झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। शायद उसके आंखों से आंसू जा रहे थे। उस अंधेरे में तो नाना जी को बस इतना ही समझ में आया कि शायद वो रो रही है। नाना जी ने उससे इतना ही कहा कि आप एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। यानी मानो ऐसा लग रहा था कि नाना जी की बातों का असर उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है।
इतने में नाना जी ने दोबारा कहा, आप उठिए यहाँ से, मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, इतनी ठंडी में तो आप भी सुकड़ कर मर जाऊंगी। इतना कहना था कि वो एकदम से खड़ी हो गई और चुपचाप नाना जी की गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। नाना जी अपनी गाड़ी के पास आए, दरवाज़ा खोला। वो पीछे बैठी हुई थी और नाना जी गाड़ी लेकर अभी बस चले ही थे कि पूरे जंगल में मानो एक अजीब सी रोने की आवाज़ आने लगी। नाना जी ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकाई और गाड़ी से उतरकर जब नीचे देखा तो वो रोने की आवाज़ गूंज रही थी उस सन्नाटे जंगल में। वो इधर उधर अपने आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी ही गाड़ी के अंदर से उस औरत की आवाज़ आई कि ऐसी आवाज़ें इस घने जंगल में गूंजते रहती है, आप आकर गाड़ी में बैठिए और गाड़ी चलाइए। नाना जी एकदम से दंग रह गए कि अब तक तो इसने एक शब्द नहीं कहा था, उसके बाद अब ये बोलने लगी। नाना जी गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। नाना जी बताते हैं कि उस समय मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था, गाड़ी चलाने में भी और गाड़ी के अंदर बैठने में भी, क्योंकि मैं जानता था कि पीछे मेरे साथ एक बच्चे की लाश भी है। नाना जी ने उससे जब कहा कि इस बच्चे का तुम क्या करोगी, उसने कहा कि मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगी। नाना जी को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। जब नाना जी अपने घर पर पहुंचे तो उनके जो माता पिता थे वो तभी जिंदा थे। उन लोगों ने नाना जी को एक औरत के साथ देखा, वो भी एक बच्चे की लाश के साथ। तो पहले तो उस औरत को घर के अंदर आने से ही मना करने लगे। फिर नाना जी ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। वो पूरी बात सुनने के बाद में भी उस औरत को घर में लेने से मना कर रहे थे। हो सकता है नाना जी के जो पिताजी थे उन्हें कुछ तो आभास हुआ होगा, इसीलिए वो मना कर रहे थे। लेकिन नाना जी जिद पे अड़े हुए थे कि इतनी रात में ये बेचारी अकेली औरत कहाँ जाएगी, अगर हमने इसे सहारा नहीं दिया तो ये बाहर ठंड में सुकड़ कर मर जाएगी। तभी नाना जी के जो माता जी थे उन्होंने कहा कि इसे हम लोग चादर दे देंगे, ये घर के बाहर सो जाएगी। लेकिन नाना जी जिद करने लगे। वो औरत घर में उसी मरे हुए बच्चे को लेकर आई और फिर नाना जी के पिताजी ने उसे एक कमरा बताया कि तुम जाकर यहाँ पर रुक जाओ, सुबह होने पर तुम्हारे बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। वो औरत अब मानो बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसा उसे कुछ दुख ही नहीं था। हालांकि नाना जी बताते हैं कि कई बार मेरे घर वालों ने उसे जिद किया कि एक काम करते हैं, इस बच्चे का अंतिम संस्कार अभी ही करते हैं, इसे शमशान घाट लेकर जाएंगे। लेकिन वो औरत मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका बस ये कहना था कि इस बच्चे को सुबह में ही लेकर जाएंगे और उसी के जिद के आगे सभी लोग मजबूर हो गए। इन्हें क्या पता था कि आगे इनके साथ और भी कुछ भयानक होने वाला है। जब रात हुई और कुछ रात के 1 बजे नाना जी के पिताजी की आंख खुली तो इन्होंने कुछ आवाजें सुनी। वो आवाजें मानो ऐसी थी जैसा 2 पत्थर आपस में टकरा रहे हो। नाना जी के जो पिताजी थे वो घर में देखने लगे कि ये आवाजें अचानक कहाँ से आ रही है। एक बात मैं आप लोगों को और ये बता दूं कि हमारे गांव में लाइट बहुत कम थी और रात के समय तो चले ही जाया करती थी, अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था। नाना जी के पिताजी ने शायद टॉर्च लिया था या मोमबत्ती, ये तो बराबर याद नहीं, लेकिन वो उसी को लेकर ढूंढने लगे कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। जब ध्यान लगाकर सुना तो समझ में आया कि जो कमरा उस औरत को रुकने के लिए दिया गया था, ये आवाजें उसी में से आ रही है। नाना जी के पिताजी तुरंत घर के सभी लोगों को उठाए। सब लोग उठकर जब उसके दरवाजे को कान लगाया तो वैसी आवाजें सभी लोगों को सुनाई देने लगी। अब इन लोग समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। नाना जी के पिताजी वहीं खड़े होकर नाना जी को डांटने लगे, तुझे मना किया था उसे मत लाना, लेकिन तू मेरी बात सुना ही कहाँ। नाना जी भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये मेरे से क्या हो गया। उस समय मेरी माता जी भी गांव के उसी घर में रहा करती थी। मेरी माता जी बताती है कि मेरी उम्र लगभग 12 साल की होगी। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी घर के ऐसे हालात को देखकर। रात में जब नाना जी के पिताजी ने सभी लोगों को उठाया तब मेरी भी आंख खुल गई थी और मैं भी वो आवाज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। और अब घर के सभी लोग ये सोचने लगे कि कैसे उस औरत का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा जाए। वैसे एक औरत अगर सो रही हो तो उसकी मर्जी के बिना उसका दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता, लेकिन इन्हें तो पता करना था। ये लोगों ने दरवाजे को पहले खटखटाया। लगभग 10 मिनट तक खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया।
इसके बाद घर के सभी लोगों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। जब दरवाज़ा तोड़ा तो पाया कि जो औरत थी वो एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी, वो भी उकड़ू, अपनी मुंडी को अपने घुटनों में छुपाए हुए बैठी थी। और जो बच्चा उसका मर चुका था, जिसकी लाश सामने पड़ी हुई थी, वो अब खून में नहा चुकी थी। इतना भयानक नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान डर के मारे काँप रहा था। नाना जी के जो पिताजी थे वो बहुत बहादुर इंसान थे। उन्होंने रूम में घुसते साथ चिल्लाना शुरू किया, ये क्या किया तूने तेरी बच्चे के साथ? जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मुंडी गड़ाए हुए ही बैठी थी। नाना जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे कि मैंने अगर किसी की मदद किया वो ऐसा कर रहा है, वो भी अपने मरे हुए बच्चे के साथ। सभी लोग गांव के बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके थे क्योंकि उतनी ही देर में पूरा गांव बाहर इकट्ठा हो चुका था। सभी लोगों ने उस औरत को घसीटते हुए नाना जी के उस कमरे से निकाला कि ये चुड़ैल है और आज इसे जिंदा जला देंगे। तभी ही रात के ही समय सभी लोगों ने उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। वो एक शब्द नहीं बोल रही थी और उस पर घासलेट डालकर उसे बीच चौराहे पर लेकर आए। उसके बाद आग लगाने ही वाले थे कि अचानक उनमें से ज्ञानी आदमी ने कहा, रुक जाओ, ये चुड़ैल नहीं है, इसने अपने बच्चे को नहीं मारा। ये कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि कुछ बुरी शक्तियां इसके शरीर में अपना घर बना चुकी है और वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसीलिए वो बुरी शक्तियां इसके मुंह से शब्दों को बाहर नहीं निकलने दे रही। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग रुक गए क्योंकि गांव में उस आदमी की हर कोई इज्जत करता था। फिर उस ज्ञानी आदमी ने नाना जी से सवाल पूछा कि ये औरत तुझे कहाँ मिली? नाना जी ने उस ज्ञानी आदमी को सारी बातें बताई। उस आदमी का ये कहना था कि जो तूने मटन लेकर आया है उसमें से एक टुकड़ा मटन का अभी मुझे ला कर दे। नाना जी तुरंत अपने घर पे भागे और एक मटन का बड़ा सा टुकड़ा लाकर उस ज्ञानी आदमी को दे दिया। वो आदमी वहीं खड़े खड़े उस मटन पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंकने लगा और इसके बाद कहा गांव वालों से कि मटन का टुकड़ा ऐसे ही कच्चा इस लड़की के मुंह में डाल दो। उसका चेहरा अभी भी घूंघट से घिरा हुआ था। मजबूर होकर गांव की सभी औरतें एक साथ मिलकर वो मटन का टुकड़ा उस लड़की के मुंह में डाल दिए थे। जैसे ही वो मटन का टुकड़ा उसके मुंह में गया, वो लड़की एकदम से डरावनी आवाज में बोल पड़ी कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। वो एकदम ज्यादा गुस्से में पता नहीं और भी क्या क्या बड़बड़ाने लगी। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था, जिसे शायद पता था कि इसमें चुड़ैलों का वास है, वो चुपचाप सबको देखकर एक इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि उस औरत से हर कोई दूर होकर खड़े हो जाए। और सभी लोगों ने ऐसे ही किया, उस औरत से थोड़ा दूर दूर पर जाकर खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि अब वो आदमी क्या करने वाला है। उस आदमी ने फिर एक पानी का जग मंगाया। उस पानी के ऊपर भी उसने कुछ मंत्र पढ़कर फूके और फिर वो जग लेकर उस औरत के नजदीक चला गया। उस औरत के नजदीक जाने के बाद वो ज्ञानी आदमी ने पानी के जग में अपना हाथ डाला और हाथ में से कुछ पानी निकालकर उस औरत के चेहरे पर मारा, जिसके बाद वो एकदम से भड़क उठी, मानो ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी ने जलती हुई आग डाल दी हो। वो आदमी खुद भी थोड़ा सा डर कर पीछे खड़ा हो गया। शायद वो जानता था कि अगर उस औरत के नजदीक खड़ा रहूंगा तो ये मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके बाद उस आदमी ने गांव के सभी लोगों से कहा कि इस औरत को पकड़ लो, हो सकता है अब ये यहाँ से भाग जाए। सभी लोगों ने उसको पकड़ा, उसके हाथ पैर बांधकर गांव के बीच चौराहे पर एक लकड़ी के टुकड़े से बांध दिया। वो औरत एकदम वहीं खड़ी डरावनी सी जाड़ी आवाज में कुछ तो बड़बड़ा रही थी, जिसे आम आदमी के लिए समझ पाना नामुमकिन था, लेकिन शायद वो ज्ञानी आदमी वहां खड़े होकर सारी बातें समझ रहा था। इसके बाद उसने बताया कि ये जो औरत है इसका पति मर चुका है और ये पति मरने के बाद ऐसे ही लोगों के घर का काम किया करती थी और इसकी जिंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी। आज ही शाम की बात है कि ये जब काम से लौट रही थी तब 3 आत्माओं ने मिलकर इसके शरीर को अपना घर बना लिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब भी कहीं काम पे जाती थी तो ये अपने बच्चे को अपने साथ ही लेकर जाती थी। उसका बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा था, गोद का बच्चा था, लगभग 6-8 महीने का हुआ होगा। और आज ही शाम जब ये लौट रही थी
तब वो आत्माओं ने इसके शरीर को अपना घर बनाकर इसे पागल बना दिया और इसे रास्ते पर बिठाकर मजबूर कर दिया कि ये उड़ भी ना सके और कहीं जा भी ना सके। इसके बच्चे की मौत भी वही 3 आत्माओं के कारण हुई थी, क्योंकि उन तीनों आत्माओं ने इसके शरीर पे ही नहीं बल्कि इसके दिल और दिमाग पे भी अपना कब्जा बना लिया था, जिस वजह से ये कोई भी काम खुद से नहीं कर पा रही थी। सोचने वाली बात यह है कि ये नाना जी की गाड़ी में कैसा बैठ गई थी, और तभी ही वो ज्ञानी आदमी ने अपने ही सवाल का जवाब खुद ही दिया। वो तुम्हारी गाड़ी में इसलिए आकर बैठी क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में मटन रखा हुआ था। नाना ने कहा कि हाँ, अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं अपने दोस्त के घर से मटन का थैला लेकर निकला था तब मटन बहुत ज़्यादा था, लेकिन घर पर जब मैं थैला निकाला गाड़ी से तब उसमें मटन बहुत कम हो चुका था। मुझे लगा कि शायद मुझसे ही गलती हुई है। जिस पर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने पीछे नहीं देखा था क्या? नाना जी ने कहा कि नहीं, मैं पीछे नहीं देखा, रास्ते में इतना कोहरा था, इस वजह से गाड़ी को भी बहुत संभाल के चलाना पड़ रहा था। उस आदमी ने कहा, वो सारा मटन इसी ने खाया है और उस बच्चे की लाश का भी अंतिम संस्कार करने इसके शरीर के तीनों आत्माओं ने इसीलिए नहीं करने दिया क्योंकि ये तीनों आत्माएं यही चाहती थी कि आज रात का इन्हें मौका मिल जाए और ये तीनों मिलकर उस बच्चे की लाश को चबा चबा कर खा जाए। जब नाना जी ने ये सब बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नाना जी ने कहा, ये तीनों बुरी आत्माओं को छोड़ना ही मत। जिस पर वो आदमी कहने लगा कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर लिया, लेकिन इन आत्माओं को अपने वश में करना या इसके शरीर से बाहर निकालना मुझसे नहीं होगा। उस ज्ञानी आदमी की सभी लोग बात सुनकर एकदम दंग रह गए और सभी लोग परेशान होने लगे कि अब इस औरत का क्या होगा। तभी ही उस आदमी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, कल सुबह दूसरे गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, वो इसका इलाज जानता है। हम सभी लोग वहां पर जाएंगे या फिर उसी आदमी को इस गांव में बुला कर ले आएंगे। नाना जी कहने लगे कि आप मुझे अभी बताओ, मैं अभी ही निकल जाता हूँ, सुबह होने से पहले पहले उस आदमी को ले आऊंगा। नाना जी को उस ज्ञानी आदमी ने अपने दोस्त का पता बताया। जब नाना जी उसके घर पर पहुंचे और उसे सारी बात विस्तार से बताई तो उसने कहा कि इसके लिए तो शायद मैं अकेला काफी नहीं हूँ। हमारे ही गांव के यानी कि उस आदमी के गांव के मंदिर में एक बहुत महान पंडित जी रहते हैं, उन्हें भी लेना पड़ेगा। फिर वहां से मेरे नाना जी उस आदमी के साथ मंदिर गए पंडित जी को लेने। वहां से पंडित जी को लेकर ये सभी लोग लगभग सुबह के कुछ 4 बजे हमारे गांव में आए और तब तक पूरा गांव ऐसे ही जागता हुआ चौराहे पर खड़ा हुआ था। जैसे ही नाना जी को सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों के चेहरे पर मानो एक मुस्कान सी आ गई। अब कहीं ना कहीं लोग जानते थे कि इस औरत की जान बच जाएगी। पंडित जी ने पता नहीं कितने मंत्र पढ़ दिए वहां पर, लेकिन वो तीनों आत्माएं इतनी जिद्दी थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद आग जलाकर एक बड़ी सी वहीं पूजा कराई गई और वो पूजा के खत्म होते ही वो औरत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सभी लोगों ने पंडित जी से और वो ज्ञानी आदमी से पूछा, वो तीनों आत्माएं कहाँ चले गई, क्या इसे छोड़कर चले गई? जिस पर पंडित जी ने कहा कि हाँ, वो तीनों आत्माएं वहीं चले गई जहां से वो लौटी थी और अब दोबारा इसके शरीर में वो कभी प्रवेश नहीं करेगी। लगभग आधे पौने घंटे के बाद ही उस औरत को होश आ गया था और जब उस औरत को होश आया तो वो उठते साथ उसने पहला सवाल किया, मेरा बच्चा कहाँ है? अब गांव के सभी लोग घबराए हुए खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं थी उसे जवाब देने की या उसे बताने की कि तेरे बच्चे के साथ क्या हो चुका है। 5 मिनट चुप रहने के बाद मेरे ही नाना जी ने चुप्पी तोड़ी। फिर नाना जी उसे बोलने लगे कि तेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, चल तुझे कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद नाना जी ने उस औरत का हाथ पकड़ा और उसके बाद उस औरत को वही कमरे में लेकर चले गए जहां पर उसके बच्चे की लाश थी। जब उसने अपने बच्चे की लाश देखा तो वो बहुत रोए और उसके बाद उसे सारी चीजें बताई गई। वो औरत का बस एक ही कहना था कि मुझे जिंदा ही क्यों छोड़ा, क्यों मेरे शरीर से उन तीनों बुरी आत्माओं को निकाला, आप लोगों ने मुझ पर यह एहसान क्यों किया, मुझे छोड़ देते तो अच्छा होता, मैं अपने बच्चे के बिना अब कैसे रहूंगी। दोस्तों, शायद आप लोगों को ये बात जानकर खुशी होगी कि वो औरत का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो औरत
आज भी हमारे साथ रहती है। मेरे जो नाना जी थे, उन्होंने उस औरत को अपनी बहन बना लिया था। हालांकि नाना जी तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो औरत आज भी हमारे गांव के घर में रहती है। हम सभी लोगों ने अपना गांव छोड़ दिया और नागपुर में हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो गए। लेकिन आज भी जब भी कभी हम गांव जाते हैं तो उस औरत से मिलते हैं। और आज हम सभी लोग, घर का बड़ा हो या छोटा, उस औरत को बुआ जी कहकर बुलाता है। भले ही उस औरत का कोई नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आज हमारा परिवार ही उसका परिवार बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी मुकेश जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अनिर्बान जी ने भेजी है, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिर्बान है। ये जो घटना आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे ही गांव की घटी हुई घटना है। बात आज से 900 साल पुरानी है। कहा जाता है कि हमारे गांव में जो किला है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 900 साल पहले वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। और उस किले का जो राजा था वो भी बहुत अच्छा इंसान था। सभी लोगों की वो मदद किया करता था। हमारे गांव में आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो उस राजा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। चलिए अब मैं कहानी पर आता हूँ। दरअसल 900 साल पहले तो वो किला बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन आज वो किला कुछ ऐसा हो चुका है कि लोग उसके पास जाने के लिए भी डरते हैं। कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद उस किले में से पायलों की आवाज आती है, लोगों के लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई देती है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत सारे लोग मिलकर हंसी मजाक कर रहे हो वैसी आवाजें आती है, बल्कि उनकी भाषा भी कुछ अलग है। यानी कि बात तो बिल्कुल साफ सुनाई देती है, लेकिन भाषा ही अलग है, जिस वजह से उसे समझ पाना नामुमकिन है। और अगर कोई भी उनकी आवाज जानने के लिए या सुनने के लिए उस किले के अंदर चला जाता तो कभी वो लौटकर बाहर ही नहीं आ पाता था। इसी डर की वजह से उस किले के आसपास के रहने वाले लोगों ने ये डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, अब सूरज डूबने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सबको अपनी अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा और देखते ही देखते वो किले के आसपास जितने भी घर थे वो एक के बाद एक खाली होने लगे। और आज वो किला मानो जंगल से घिर चुका है, क्योंकि जब लोग ही वहां नहीं थे तो जंगली पेड़ पौधों ने उसे घेर लिया। और आज भी कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर किसी वजह से जंगल में जाना पड़ जाए और सूरज डूबने के बाद अगर वो व्यक्ति उस आवाज़ों को सुन ले तो उसका जंगल से बाहर आना नामुमकिन है। पहले तो ऐसा था कि अगर आवाज़ों को कोई जानने के लिए या अच्छे से सुनने के लिए किले में जाए तो वो बाहर ही नहीं आ पाता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि अगर जंगल में भी कोई आदमी सूरज डूबने के बाद किसी काम से फंस जाता है तो फिर वो जंगल से बाहर कभी नहीं आता है। उस किले के पास एक 1000 फीट गहरी झील भी है। हमारे ही गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ऐसा कहना था कि 1940 की बात है, जब तक वहां पर लोग बिल्कुल भी रहना छोड़ चुके थे। और उस समय कुछ ऐसा हुआ कि जंगल में 3 लकड़हारे गए हुए थे। और जब ये तीनों लकड़हारे वहां से लौट रहे थे तो ठीक उसी झील के पास उन लोगों ने बहुत सारे कंकाल देखे, जो कि देखने से ये मालूम पड़ रहे थे कि वो किसी आदमी के कंकाल है। उसमें से एक लकड़हारे का ये कहना था कि कम से कम उसने 100 कंकाल देखे थे। और इस खबर ने तो मानो गांव में और भी ज्यादा दहशत फैला दी थी। हर कोई उस जंगल से भी बहुत दूर चले जाना चाहता था। दोस्तों, कहा जाता है कि जो 3 लकड़हारे जंगल से लौटकर आए हुए थे और जिसने कंकाल वाली बात बताया था, अगले दिन वो अपने ही घर में मरा पड़ा मिला। सोचने वाली बात यह है कि जंगल में या उस किले के पास आदमी जाता था तो वो मौत का शिकार हो जाता था, लेकिन ये लकड़हारा तो पता नहीं कैसे अपने ही घर में मर गया। उसकी पत्नी से जब इस बारे में पूछा गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। जब ये सुबह में उठे तो इनके मुंह से खून निकल रहा था और ये मर चुके थे। अब जो मैं आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ, ये भी 20 साल पुरानी ही घटना है। बात 2002 की है। तब हुआ कुछ ऐसा था कि हमारे गांव में एक लड़का लड़की प्यार करते थे और लड़की के घर वाले मान नहीं रहे थे। इसी वजह से छुपने के लिए वो लोग जंगल में चले गए।
उनका शायद सोचना ये था कि एक दो दिन घर से दूर रहेंगे तो घर वाले मान जाएंगे, लेकिन छुपते भी तो किसके घर। मजबूरन उन्हें जंगल में जाना पड़ा। और उस जंगल में जब ये दोनों लवर्स पहले दिन पहुंचे तो इनके साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसके 2 ही घंटे के बाद वो लड़का जो प्यार करता था लड़की से, वो रोते हुए गांव में आकर चिल्लाने लगा। उसका शर्ट खून से भरा हुआ था। गांव वाले उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उससे सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूछने लगे। वो रोते रोते बस एक ही बात कह रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी ये बात सुनकर गांव के सभी लोग उस पर भड़क उठे और गांव के कितने लोग तो ऐसे थे जो उसे मारने लगे। लेकिन सभी लोगों को ठंडा करने के बाद उस लड़के से पूछा गया कि तेरे साथ क्या हुआ, तो उसने एक अजीब सी डरावनी बात बताई। उसका कहना यह था कि जब मैं वो लड़की को लेकर जंगल में गया तो पहले तो हम लोग जंगल के अंदर नहीं गए थे, यानी कि जहां जंगल शुरू होता था वहीं पर हम लोग घनी झाड़ियों में छुपकर बैठे हुए थे। लेकिन हमें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि गांव के बहुत सारे लोग जंगल की ओर ही आ रहे हैं हमें ढूंढने के लिए। मैं उठकर आसपास देखने भी लगा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं वो आवाजें एकदम साफ सुन पा रहा था और जो लड़की मेरे साथ थी वो भी ये आवाजों को बिल्कुल साफ सुन पा रही थी। उसने मुझसे कहा कि अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो आज गांव वाले हमें जान से मार देंगे। मैंने उसे बहुत मना किया कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, गांव वाले तो फिर भी शायद एक बार छोड़ देंगे, लेकिन अगर अंदर चले गए तो मौत पक्की है। लेकिन वो मेरी बात मानी ही नहीं और वो जिद करके मुझे जंगल के अंदर ले जाने लगी। लगभग आधा किलोमीटर जितना जंगल के अंदर चले जाने के बाद जंगल बिल्कुल शांत सा हो गया। हमारे पैरों की आवाज हम बिल्कुल साफ सुन पा रहे थे। जैसा जैसा हम कदम आगे बढ़ा रहे थे वैसा वैसा सूखे पत्ते जो हमारे पैरों के नीचे दब रहे थे, उनकी आवाज भी मानो दिवाली के पटाखों की तरह हमें सुनाई दे रही थी। मैंने उस लड़की से कई बार कहा कि जंगल के इतना अंदर आना ठीक नहीं है, चलो हम पीछे चलते हैं, लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इस वजह से वो मानने को तैयार नहीं थी। अचानक हमने जंगल के अंदर 2 आदमियों को देखा। हमें लगा कि शायद हमें मदद मिल जाएगी। उन आदमियों से जब हम लोग बात करने लगे तो वो आदमियों का ये कहना था कि सूरज डूबने के बाद यहाँ पर रुकना बेवकूफ़ी है। वो आदमी लोग भी जंगल के बाहर ही निकल रहे थे। मैंने कई बार उस लड़की से कहा, लेकिन वो लड़की मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और फिर थोड़ी ही देर में सूरज डूबने वाला था कि हम लोगों ने पाया बहुत सारे अजीब सी डरावनी शक्ल के लोग हमारी ओर आ रहे हैं और मानो उनके हाथ में जो रस्सियां थी उसे देखकर ये लग रहा था कि ये लोग हमें बंदी बनाकर अपने साथ उस किले में लेकर चले जाएंगे। मैंने उस लड़की से कहा कि भाग, अगर अपनी जान बचाना है तो यहाँ से निकल। लेकिन वहां से हम लोग कितना ही तेज भाग पाते, वो तो आत्माएं थी, उनसे ज्यादा तेज भाग पाना तो असंभव था। और कुछ ही क्षणों में उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया। मैं वहां से भागता कि इससे पहले उन लोगों ने बहुत जोर से मुझे रस्सी से मारा, जिस वजह से मेरी पीठ छिल गई और उसमें से खून निकलने लगा। ये जो मेरा शर्ट खून से भरा हुआ है, ये उन्हीं लोगों की रस्सी का मार है। मैं ये भी सोच रहा था कि रस्सी से इतना ज्यादा गहरा मार कैसे लग सकता है, क्या पता उसमें कितनी सच्चाई थी। फिर उस लड़के ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, उन सभी लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया और पकड़कर उसके हाथ पैर बांधे और उसे उस किले की ओर ले जाने लगे। उनकी शक्ल, उनका शरीर कुछ अजीब सा डरावना था। अगर कोई भी आम आदमी उसे देख ले तो शायद वो वहीं हार्ट अटैक के मारे मर जाए। गांव के सभी लोगों ने उस आदमी को बहुत चिल्लाया कि तू तो उससे प्यार करता था, फिर इतनी बड़ी दुविधा में उसे अकेला कैसे छोड़कर आ गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मौत सामने हो तब आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बस वही हाल उसका था। इसके बाद कुछ हुआ ऐसा कि जो लड़की के घर वाले थे उनमें से 4 आदमियों ने उस जंगल में जाने का निर्णय लिया। सभी लोगों ने मना किया, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका बस यही कहना था कि हमारी बेटी है, उसको हमारी मदद की ज़रूरत है। गांव के सभी लोग समझाने लगे कि तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यही नहीं, जो गांव के मुखिया जी थे उनका कहना यह था कि तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे माता पिता भी है,
और अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो इन सब का कौन है? वो लोग मुखिया जी की भी बात नहीं माने, हाथ में डंडा और टॉर्च और कुछ आग लेकर जंगल में निकल पड़े। कहते हैं गांव के लोग, जब से वो लोग उस जंगल में गए आज 20 साल होने को आ गए, लेकिन उनमें से कभी कोई लौट कर नहीं आया। हालांकि जो लकड़हारे उसके बाद भी जंगल जाते थे लकड़ियां काटने या किसी काम से, तो वो लकड़हारों का भी ये कहना था कि हमने किसी को अंदर जंगल में नहीं देखा। वो चारों कहाँ गायब हो गए, ये बात आज तक किसी को नहीं पता चल पाई। जो लड़का उस जंगल से अपनी लवर को छोड़कर बाहर आया हुआ था, कहते हैं कि 3 दिन के अंदर खून की उल्टियां कर करके वो अपने घर पर ही मर गया। और कैसे उसकी ये अजीब से मौत हुई ये बात किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी अनिर्बान की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये हमें गगन सिंह ने भेजी है, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी थी। मैं वो कहानी को पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। उस कहानी में इन्होंने बताया था कि 3 दोस्त एक घर में रहने के लिए गए थे, जहाँ पूरे बड़े से घर का किराया 10,000 रुपया था और वहाँ पर मर्डर हुआ था। वहाँ इन्हें ये भी पता चला कि वहाँ पर बुरी आत्माएं रहती हैं, जिस वजह से ये सभी लोग अपने अपने घर पर उस घर को छोड़कर चले गए थे। अब आगे की कहानी मैं आप लोगों को गगन सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। इतने सालों बाद मेरा दोस्त, जो कि वहाँ से अपने घर चला गया था, उसका नाम सोनू था। उसने बताया कि पिछले 2 महीनों से उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही है। एक दिन की बात है कि रात के 2 बजे उसे पानी की प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए जब उठा और किचन में गया तो उसने किचन की लाइट नहीं ऑन की, क्योंकि बाहर की जो स्ट्रीट लाइट थी उसका उजाला किचन में अच्छा खासा आता था, जिससे वो अपनी पानी की प्यास आसानी से बुझा सकता था। और फिर उसने गिलास उठाया, नल खोलकर पानी निकालने लगा। तब उसने बताया कि उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई छोटा बच्चा खड़ा है। उसे लगा कि शायद मैं नींद में हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने एक गिलास को अपने मुंह के पास लेकर गया कि अचानक से किचन की लाइट एकदम से ऑन हो गई। मैं एकदम डर गया, क्योंकि किचन में कोई मेरे अलावा था ही नहीं। फिर लाइट कैसे ऑन हो गई? और सारे लोग तो तभी सो रहे थे। एकदम घर में शांति बनी हुई थी। मुझे कुछ अजीब सा डर लगने लगा। तब मैं इधर उधर देखने लगा कि कौन है। फिर मैंने इग्नोर किया, पानी पिया और अपने रूम में जाने लगा। मैंने किचन की लाइट भी ऑफ कर दी। मुझे लगा अचानक से कि कोई मेरे पीछे चलकर मेरे रूम तक आ रहा है। मैंने इस बात को भी इग्नोर किया और सोचा कि नींद में हूँ तो ये सब शायद हो रहा है। बट फिर मुझे आवाज़ आई कि सच में मेरे पीछे कोई चल रहा है। इस बात का मुझे एहसास हो गया और फिर मेरे कानों में एकदम से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ कह रही थी, मैं वही हूँ जिसके घर में तू रहता था। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं फटाफट अपने रूम के ओर भागने लगा, भगवान का नाम लेके सो गया। अगले दिन मैंने जो मेरे साथ रात में हुआ वो किसी को नहीं बताया था, और उसके बाद से कुछ दिनों तक, या फिर यूँ कहिए कि 1 हफ्ते तक के सब कुछ एकदम ठीक ठाक रहा। 1 हफ्ता भी हो चुका था और मेरे साथ कोई ऐसा हादसा दोबारा नहीं हुआ। लेकिन फिर इतने दिनों बाद मैं सो रहा था, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड के दूसरी साइड पर कोई और भी लेटा हुआ है। मैंने अपनी चादर उठाकर देखा तो कोई नहीं दिखा। मैंने इस बात को भी इग्नोर किया और दोबारा सो गया। फिर वही सुना कि किसी ने मेरे कान में कहा, मैं वही हूँ जिसके घर में तू रहता था। तब मैं उठ के बैठ गया। मेरी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। तब से मैं हर रात अपने रूम की लाइट ऑन करके सोने लगा। मैंने इतना होने के बाद भी अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे कुछ दोस्त आए थे मेरे घर में नाइट स्टे करने के लिए। हम दोस्तों ने पार्टी वगैरह की, ड्रिंक्स के लिए बियर लेकर आए थे। तब मुझे याद आया कि 3 बियर की बोतल बच गई थी और वो मैंने अपने रूम में पड़े फ्रिज में रख दी थी। अगले दिन मैंने देखा कि 3 बियर की बोतल फ्रिज में पड़ी पड़ी खाली हो चुकी थी। तब मैं समझ गया कि ये वही आत्मा है जो उस घर में रहती थी। एक रात मुझे सपना आया। ऐसा लग रहा था कि वो सपना नहीं,
बल्कि रियल में मेरे साथ हो रहा है। और उसने सपने में ऐसा देखा कि उसके सपने में मैं और मेरा एक दूसरा दोस्त भी है, और ये हम वही 3 दोस्त थे जो कि उस हॉन्टेड घर में 10,000 किराया देकर रहते थे। सपने में भी उसने वैसे ही देखा कि हम तीनों दोस्त उसी भूतिया घर में हैं, और वहाँ जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसने कहा मुझसे सपने में कि मुझे दारू और चिकन दे, और ये दोनों ही चीज़ मुझे रोज़ाना चाहिए। अगर तू मुझे ये सब देता रहेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अगर तूने मुझे नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तब मैं उठा और कुछ रात के 3 बज रहे थे, और जब मैं बेड से नीचे उतरा तब मैंने खुद को महसूस किया कि मैं पसीने में भीग चुका था डर के मारे। मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दिया। अगले दिन मैं और मेरी माँ एक पंडित जी के पास गए। वो बहुत पहुंचे हुए और बहुत सिद्ध पंडित थे। उन्होंने बताया कि वो आत्मा इसके साथ ही यहाँ तक आ गई है, इतने सालों के बाद इसको नुकसान पहुंचाएगी, और अगर ये चिकन और दारू चढ़ाता रहेगा तब तक ये जिंदा रहेगा। फिर पंडित जी ने एक हवन करवाया हमारे घर में। तब जाकर सब कुछ शांत हुआ। मुझे नॉनवेज खाना बिल्कुल मना कर दिया था। अगर गलती से भी मैंने दारू और नॉनवेज को छुआ तो वो आत्मा मुझे फिर से तंग करेगी। तब से लेकर आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज भी वो रात याद करके मुझे अजीब सा डर महसूस होता है। तो दोस्तों, ये थी गगन सिंह जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शाहिद जी ने हमें भेजी है। ये कहानी इनके साथ आज से 8 साल पहले हुई थी। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो मैं कुछ काम नहीं करता, क्योंकि मैं माजूर आदमी हूँ। मेरे एक हाथ और एक पैर में पोलियो होने की वजह से मैं ज़्यादा भारी काम कर ही नहीं पाता। इसीलिए हमारे गांव में जिसे भी कोई छोटा मोटा काम होता है तो वो लोग काम लाकर मुझे दे देते हैं, और बदले में 10-20 रुपया भी दे देते हैं। बस इसी से मेरा गुजारा चलता है। गांव के कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उनका काम करता हूँ तो वो लोग मुझे बदले में पैसे नहीं देते, बल्कि मेरे घर पर अनाज पहुँचा देते हैं, क्योंकि मैं अपनी माँ का एकलौता एक बेटा हूँ। मेरी माँ भी लोगों के घर में जाकर बर्तन धोती है। हमारी जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से चल रही थी। तब एक और मुश्किल आ गई, ये हमें पता ही नहीं चला। वैसे तो मैं और मेरी माँ रात में 9 या 10 बजे तक हम लोग सो ही जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव के जो मुझे काफ़ी दूर भेज देते हैं काम के लिए। मुझे पैसा भी अच्छा देते थे, 100 रुपया 200 रुपया मिल जाता था। इसीलिए मैं दूर का काम करना भी पसंद करता था। एक दिन की बात है कि ऐसी मैं काम से काफ़ी दूर चला गया, और मुझे रात में आने के लिए कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था। जब मैं घर पर लौटा तो मैंने देखा कि मेरा घर पूरी तरह बिखरा पड़ा है। मेरी माँ एक कोने में बैठकर रो रही थी, वो भी सिसक सिसक के। मैंने मेरी माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ, क्या बात है, घर में कोई चोर आया था? मेरी माँ का कहना था चोर आता तो शायद गांव वाले मदद करते और मैं उस चोर से लड़ भी लेती, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियों ने आज मुझे परेशान किया जिससे लड़ पाना नामुमकिन है। मैंने उनसे कहा कि माँ क्या हुआ? तब माँ ने मुझे विस्तार से बताया। दरअसल हमारा जो घर है वो बहुत छोटा सा है और गांव का आखिरी घर है। हमारे घर को लगकर ही घना जंगल है, और उस जंगल में कई सारी नदियाँ भी बहती है। रात के समय जब बिल्कुल शांत हो जाता है तो वो नदियों की बहने की आवाज़ भी मेरे घर तक साफ सुनाई देती है। रात के समय वो नदियों की बहने की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी हो जाती है कि मानो अकेला आदमी उस जंगल की ओर जाना चाहे तब भी नहीं जा सकता है। माँ ने बताया कि वो काम करके अपने घर पे अकेले ही सो रही थी कि अचानक एक हवा से दरवाज़ा खुल गया। मेरी माँ ने देखा कि घर में तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप घर के सारे सामान हवा में इधर से उधर उड़ने लगे। मेरी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मदद के लिए कौन आता, क्योंकि वैसे भी हमारा जो घर था वो गांव का आखिरी घर था। मेरी माँ का ये भी कहना था कि मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा धक्का देकर उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहा, बल्कि घर के अंदर ही धक्का देकर गिरा रहा था। और इसीलिए मेरी माँ घर के अंदर ज़ोर ज़ोर से दुआ पढ़कर रहने लगी। और जब मेरी माँ ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर दुआएं पढ़ना शुरू की, तब वो हवा एकदम से कम होती चली गई
और अपने आप मानो वो तूफान शांत हो गया। दरअसल वो घर में हमें शिफ्ट हुए कुछ 4 ही दिन हुए थे। हमें नहीं पता था कि वो घर हमारे लिए इतना मनहूस होगा। दरअसल वो घर में एक मोची रहा करता था जो हमारे ही गांव में लोगों की चप्पल सीता था, चप्पल बनाया भी करता था, वो खुद से लोगों को बेचा भी करता था। उसका आगे पीछे कोई नहीं था और हम जिस घर में रहते थे वो एकदम खंडर हो चुका था। तो गांव के लोगों ने मिलकर ही फैसला किया कि वो मोची तो मर गया है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, आप लोग उसके घर में जाकर रह लो और आपका जो घर है जब आपके पास पैसे आएंगे तो इसे अच्छे से बना लेना, वरना ये घर कभी भी गिर जाएगा और आप लोग मर सकते हो। मैंने भी मेरी माँ को जिद किया था कि मम्मी उसी घर में जाकर रहते हैं। हमें क्या पता था उसका परिणाम इतना ज़बरदस्त हमें भुगतना पड़ेगा। मैंने जब मेरी माँ से ये सारी बातें सुनी तब उसी रात सारा घर का सामान बांधा, माँ से कहा माँ चलो हम अपने पुराने ही घर में जाकर रहेंगे, और हम लोग अपने पुराने ही घर में आकर रहने लगे। अगले दिन जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो लोग भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। पहले तो कई सारे लोग विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब मैंने थोड़ा चिल्लाकर उनसे बात की कि हमें क्या मरने का शौक है, हम इस टूटे फूटे घर में आकर रह रहे हैं और खुद हमारी जान को जोखम में डाल रहे हैं, तभी ही गांव के कुछ लोगों ने मिलकर आपस में पता नहीं क्या बात की। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे गांव में एकता बहुत है और सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसीलिए गांव में चंदा कराया गया और जो पैसे जमा हुए उससे हमारा घर दोबारा अच्छे से बना दिया गया। मैं हमारे सभी गांव वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ, इसीलिए मैं अपने गांव वालों से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब से हम लोग अपने नए घर में आए हैं हमारे साथ वैसा फिर कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी शाहिद जी की कहानी। इन सभी कहानियों में से आप लोगों को जो भी कहानी अच्छी लगी हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।